सनातन को लेकर छिड़े सियासी जंग की ये जंग लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सनातन पर विवादित बयान के लिए विपक्षी नेताओं पर हमला बोला। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन को लेकर दिए गए विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ कहा कि कोई भी सनातन को चुनौती नहीं दे सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज अगर यहाँ का वो नजारा देखते तो उन्हें समझ आता कि प्रभु जो कहते हैं संभवामि युगे युगे, ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते हैं। इस बीच उदयनिधि स्टालिन ने नया बयान जारी किया है। उदयनिधि ने ट्वीट करके लिखा कि मोदी एंड कंपनी सनातन चाल चल रही हैं। 9 साल में पीएम मोदी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो सभी मामलों का सामना करेंगे। वो किसी धर्म के दुश्मन नहीं है। ये सब कुछ मणिपुर हिंसा से ध्यान भटकाने की कोशिश है। सनातन को लेकर सियासी बयानबाजी अब बीजेपी बनाम विपक्ष हो गई है। जहां विपक्ष अब बीजेपी पर हमले बोल रहा है तो बीजेपी भी इस लड़ाई में पीछे नहीं हट रही है। सनातन पर विवादित बयान देने वाले कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने आज फिर एक बयान दिया है। प्रियांक खरगे ने कहा है कि मेरा धर्म संविधान है। बीजेपी की इसमें क्या समस्या है? क्या बीजेपी संविधान को नहीं मानती है? Constitution is my religion. Does anybody have a problem with it? Does BJP have a problem with it? Let them come out and tell that what Priyank is saying is wrong. Let them come out and say that they don't believe in the Constitution. They don't respect the Constitution. वहीं आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। साथ ही जगदानंद ने कहा कि मंदिर बना लो या मस्जिद तोड़ दो, इससे भारत नहीं चलेगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि आज 5 दिन हो गए, लेकिन राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू यादव सनातन को खत्म करने के अहंकारी बयान पर क्यों चुप हैं? सनातन पर विपक्षी नेताओं के विवादित बयानों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खरगे के बयान का जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक विवादित बयान दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि गोरी गजनी आए लेकिन सनातन मिटा नहीं, और सनातन पर विवादित बयान देने वालों को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए। खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनबी आए थे, गुलाम आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवाधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं। राजस्थान में बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है और गजेंद्र शेखावत बाड़मेर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने विपक्ष को लेकर ये बातें कही। इसके साथ ही शेखावत ने राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संविधान में दिया आरक्षण का समर्थन किया है। तो वहीं नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अखंड भारत का पाठ भी दोहराया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। जो आरक्षण दिया गया है वो अपने देश में सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है और हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। मोहन भागवत ने कहा कि हमने अपने ही समाज के बांधवों को सामाजिक व्यवस्था के उपरांत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, और ऐसा 2000 साल से चला आ रहा है। इतिहास से उदाहरण मिलते हैं कि उनको बराबरी में लाने तक कुछ विशेष उपाय करने होंगे। जब तक वो भेदभाव है तब तक आरक्षण को चालू रहना चाहिए।
एक देश एक चुनाव को लेकर हो रही तमाम चर्चाओं के बीच केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम कानूनी प्रावधानों के साथ चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। एक देश एक चुनाव पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया जो संविधान में दिया गया है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में है, उसके अनुसार चुनाव आयोग हमेशा चुनाव कराने के लिए तैयार है। एक देश एक चुनाव की बहस देश के लिए नई नहीं है, इस पर पहले भी बहस होती रही है। हालिया बहस तब शुरू हुई जब 31 अगस्त 2023 को मोदी सरकार ने सितंबर में संसद का विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। और कल गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। अमित शाह इस कमेटी के सदस्य हैं और अर्जुन राम मेघवाल स्पेशल मेंबर हैं। और पीएम मोदी आसियान समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने आसियान से मजबूत रिश्तों पर बात की। भारत आसियान समिट के बाद वो स्वदेश लौट आए हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी जकार्ता में भारत आसियान समिट में शामिल हुए। जकार्ता कन्वेंशन सेंटर में उनका शानदार स्वागत किया गया और पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उससे पहले पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने भी शानदार स्वागत किया था। पीएम मोदी ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा इतिहास और भूगोल भारत और आसियान को जोड़ते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आसियान भारत की एक एक्ट पॉलिसी का स्तंभ है। पीएम ने कहा कि आसियान मायने रखता है क्योंकि यहाँ सभी की आवाज सुनी जाती है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सब की सदी है, इसलिए जरूरी है कि हम एक रूल बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करें। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास। देश का नाम बदलने को लेकर चल रहे कयासों के बीच संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के डिप्टी स्पोक्सपर्सन फरहान हक ने कहा कि अगर नाम बदलने का कोई प्रस्ताव आता है तो हम विचार करेंगे। देश का नाम बदलने की चर्चा भी शुरू हो गई है। राजनीति और चर्चाओं के बीच नाम बदलने पर यूएन का बड़ा बयान सामने आया है। यूएन ने कहा कि अगर उन्हें इस संबंध में कोई अनुरोध मिलती है तो वो इंडिया नाम को बदलकर भारत करने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के डिप्टी स्पोक्सपर्सन से जब प्रश्न पूछा कि अगर जैसे हाल में तुर्की का नाम तुर्की किया गया, उसी तरह इंडिया का नाम बदलने की रिक्वेस्ट आती है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, तब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के डिप्टी स्पोक्सपर्सन फरहान हक ने कहा कि तुर्की के मामले में हमने ये निर्णय सरकार द्वारा दिए गए औपचारिक अनुरोध के बाद लिया। जाहिर है अगर ऐसा ही अनुरोध हमें इंडिया नाम को बदलकर भारत करने का मिलता है तो हम उस पर भी विचार करेंगे। What would be the process for the United Nations to change the name if they really did that? Well, they really do that? In the case of Turkey, we responded to a formal request delivered to us by the government. Obviously, if we get requests like that, we consider them as they come. चालबाजी के लिए मशहूर चीन ने एक बार फिर भारत के अंदरूनी मुद्दे पर टिप्पणी की है। ग्लोबल टाइम्स ने इंडिया या भारत पर आर्टिकल लिखकर अपना एजेंडा जाहिर किया। चीन ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मसलों पर भड़काऊ और विवादित बयान जारी किया है। चीन की ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया या भारत, देश के पास और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि नई दिल्ली इस सप्ताह 20 नेताओं के समूह की मेजबानी करने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि G20 के निमंत्रण पत्र में द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जिससे विवाद पैदा हो गया। ऐसे समय में जब वैश्विक ध्यान G20 शिखर सम्मेलन पर केंद्रित है, तो नई दिल्ली दुनिया को क्या संदेश देना चाहती है? ऐसा पहला मौका नहीं है जब चीन ने अपना एजेंडा ग्लोबल टाइम्स के जरिए जाहिर किया हो। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। भारत की पूरी दुनिया में हर मोर्चे पर धमक बढ़ती जा रही है और इसलिए चीन भारत की छवि खराब करने की कोशिश करता रहता है। G20 की मेजबानी के लिए भारत ने कमर कस ली है। G20 के लिए दिल्ली की तमाम इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है।
दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मेहमानों के स्वागत से लेकर सुरक्षा तक के सारे इंतजाम अंतिम रूप ले रहे हैं। दिल्ली की सड़कों और इमारतों को किसी त्योहार या शादी की तरह सजाया गया है। खासकर G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम की खूबसूरती और बनावट तो देखते ही बन रही है। नटराज की मूर्ति से लेकर रंग बिरंगी लाइटों से पूरी बिल्डिंग जगमगा रही है। प्रगति मैदान में तैयार भारत मंडपम दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें देश के हर राज्य की मौजूदगी दिखेगी। दुनिया भर से आए राष्ट्राध्यक्षों को इस सबसे बड़े इंडोर हॉल में एक छत के नीचे संपूर्ण भारत की झलक मिलेगी। विदेशी मेहमान कुतुब मीनार में लेजर लाइट का लुत्फ भी उठाएंगे। बुर्ज खलीफा के तर्ज पर लेजर लाइट शो होगा, जिसकी थीम है मेरा गांव मेरी धरोहर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर भी G20 की छाप नजर आ रही है। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की नजर है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा से लेकर मुंबई तक मंदिर सज गए हैं। मुंबई के दादर में महिलाओं के लिए दही हांडी का आयोजन हो रहा है। पूरे देश में आज धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। जन्माष्टमी पर मथुरा समेत अन्य जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मुंबई के दादर में श्री दत्त मित्र मंडल की ओर से महिलाओं के लिए खास तौर पर दही हांडी का आयोजन किया जाता रहा है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। दादर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 2 महिला पदक जो है वो यहाँ पर दहीहंडी की सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 2 महिला पदक यहाँ पर आए हैं और 9 बजे इस दहीहंडी की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर जो है वो 1, 2, 3 और 4 घर की जो है वो सलामी उन्होंने दी है। सलामी देते हुए हम देख रहे हैं कि लड़की यहाँ पर दिखाई दे रही है और यही लड़कियां जो है अभी मुंबई के हर इलाके में जो है वो हंडी फोड़ने के लिए जाएंगी सलामी देकर। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं और यूक्रेन के एक शहर में हुए मिसाइल अटैक में 17 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें यूक्रेन के कोस्टियानटिनिक्वा शहर की हैं। अब जरा ये भी देख लीजिए कि आग लगने से पहले यहाँ क्या हुआ था। सब कुछ सामान्य है, तभी एक जोरदार धमाका होता है और लाशों का ढेर लग जाता है। यूक्रेन का दावा है कि ये मिसाइल अटैक रूस ने किया है और इसमें 17 लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन का ये शहर जंग के मैदान से बेहद करीब है। कहा जा रहा है कि रूस ने S-300 मिसाइल के जरिए शहर के बीचों बीच हमला किया। इस अटैक में कई दुकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की निंदा की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी हराना होगा। रूस की तरफ से यह हमला ऐसे समय पर किया गया है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कीव पहुंचे हुए हैं। पिछले साल फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। तब से रूस लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को मिसाइल के जरिए निशाना बना रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर जंग के बादल घिरते नजर आ रहे हैं। बॉर्डर पर दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से बॉर्डर पर तनातनी हो गई है। दोनों देशों की ओर से भारी गोलीबारी के बाद तोरखम बॉर्डर टर्मिनल को किसी भी तरह के यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारी मौके पर जाकर हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले फरवरी 2023 में भी दोनों के बीच तोरखम बॉर्डर सील हुआ था। हालांकि ये विवाद पाक और अफगान संबंधों में भारी गिरावट के बाद हुआ था। अफगानिस्तान में जब से तालिबान सत्ता में आया है, तभी से दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं है। दरअसल बीते साल अप्रैल में पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार में एयर स्ट्राइक करके तालिबान के 36 लोगों को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक की बात को खारिज कर देता है, लेकिन इस वाकये के बाद दोनों देशों के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान के आतंकी उसकी सीमा पार करके आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, साथ ही किडनैपिंग की खबरें लगातार आ रही हैं। इसके खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय का 1 सितंबर से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदुओं की किडनैपिंग को लेकर 1 सितंबर से जारी प्रदर्शन अब और बड़ा हो गया है। सिंध के काशमोर से कराची तक धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। ये लोग अपने करीबियों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन काशमोर से अगवा किए गए 5 लोगों को छुड़ाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि 5 में से 3 को छोड़ दिया गया है, लेकिन एक युवक और 7 साल का बच्चा अब भी लापता है। इसे लेकर आज भी ये लोग सड़कों पर उतरे। जानकारी के मुताबिक उत्तरी सिंध के कशमोर, कंदकोट, घोटकी और शिकारपुर जिले लंबे समय से डकैतों का गढ़ बने हुए हैं। यहाँ लोगों को जबरन अगवा करने के अलावा हनी ट्रैप में फंसाकर भी अपहरण किया जाता है। अगवा किए गए लोगों को छुड़ाने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार मोर्चा की तरफ से कराची में धरना दिया गया। पिछले 6 दिनों से चल रहे धरने में सिंधी राष्ट्रवादी पार्टियों के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी शामिल हुए। ब्राजील में चक्रवाती तूफान के बाद हुई भारी बारिश में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बाढ़ की मार झेल रहे तुर्की का भी बुरा हाल है। ब्राजील में भी चक्रवात से हुई भारी बारिश ने देशवासियों को तबाही का मंजर दिखा दिया है। कई शहर डूब गए हैं, घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है तो नदियां भी उफान पर हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। बाढ़ से बचने के लिए लोग अपने सामानों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए ये मंजर किसी खौफनाक फिल्म की तरह लग रहा है। तुर्की भी इस वक्त भारी बाढ़ का सामना कर रहा है। तस्वीरें इस्तांबुल की हैं, जहां उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ से एक औद्योगिक पार्क में दर्जनों कंटेनर पलट गए। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े कंटेनर्स को पूरे परिसर में खींच ले गया, जबकि क्रेनें भी नीचे गिर गईं। इस्तांबुल और किरकिला रैली में बाढ़ के कारण करीब 7 लोगों की मौत हो गई और 1 लापता है। वहीं तुर्की के करीब बुल्गारिया और ग्रीस में भी बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। बुल्गारिया में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि पर्यटक स्थल बर्बाद हो गए। Zee News।